हेलो, मैं हूं राजेश सवनिया, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एड्रोड कॉर्पोरेशन, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग सब्सिडी एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस कंसल्टेंसी फर्म। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, एमएसएमई हो, तो आपके बिजनेस में क्या गवर्नमेंट का बेनिफिट मिल सकता है, कौन सी बैंक आपको कितना फंडिंग दे सकती है, वो जानने के लिए मेरा संपर्क करें। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अंतर्गत जो विविध योजनाएं हैं, उसमें से एक योजना यानी क्रिएशन एक्सपांशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी। अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हो तो आपको मिल सकती है 35% से लेकर 50% तक की कैपिटल सब्सिडी। गवर्नमेंट का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसने रिसेंटली 22 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन दिया है और अपडेटेड गाइडलाइन दी है। उसके अंतर्गत आप 28 मार्च 2025 तक आपका जो अगर नया यूनिट आ रहा है या तो आप एक्सपांशन कर रहे हो, तो उसके लिए कैपिटल सब्सिडी के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो, आवेदन दे सकते हो। तो ये पूरा वीडियो जिसके अंतर्गत हम आपको समझाएंगे कि कितनी सब्सिडी मिलेगी, कैसे सब्सिडी मिलेगी, आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है, वो कैपिटल कॉस्ट के कौन से कंपोनेंट पे सब्सिडी मिलेगी, कौन से कंपोनेंट पे नहीं मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे आपको पेमेंट दिया जाएगा। सारी प्रोसेस जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे सेगमेंट्स है, तो खास हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सा सेगमेंट है वो एलिजिबल है और कौन सा सेगमेंट है वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे एमओएफपीए की जो सब्सिडी है, उसमें जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है, वही सारे सेगमेंट है वो एलिजिबल है। मैं आपको इनका लिस्ट देता हूँ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, पोल्ट्री प्रोसेसिंग, फिश प्रोसेसिंग, रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स, रेडी टू कुक फूड प्रोडक्ट्स, food grains, pulses and oil seed milling and processing, other agri-horti products, honey processing, fruits-based wine, honey-based wine, food flavors, additives and extracts, jaggery and value-added jaggery products, animal feed manufacturing units, carbonated drinks and beverages with fruit and juice pulp। वही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यहाँ पे आते हैं जिसमें 5% फ्रूट जूस होना चाहिए इन केस ऑफ लाइम एंड लेमन, and 10% fruit juice in other cases, और any other food processing unit जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फीड है। ये सारे जो लिस्ट मैंने बताई वो एलिजिबल सेगमेंट है। और अब हम जानते हैं नॉन एलिजिबल सेगमेंट कौन से है। पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर यूनिट्स, एक्सेप्ट जो फ्रूट जूस और पल्प बेस्ड कार्बोनेट बिवरेजेस है, उसके अलावा जो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर यूनिट्स है वो नहीं है एलिजिबल। फार्मिंग एक्टिविटीज यानी कि डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, सारी जो एक्टिविटी है वो एलिजिबल नहीं है। तो हमने जाना कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कौन सा सेगमेंट है वो एमओएफपीए सब्सिडी के लिए एलिजिबल है, कौन सा सेगमेंट है जो एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसमें काफ़ी प्रोसेस एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, जो कि रॉ मटेरियल और जो फूड प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाती है, वैल्यू एडिशन करती है। ये सारी जो प्रोसेस है एलिजिबल प्रोसेस है और उसमें प्रिजर्वेशन है, फ्रीजिंग है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी इसमें इंक्लूड है। तो हम जानते हैं कि कौन सी जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी है वो एलिजिबल है। सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, पीलिंग, कटिंग एंड साइजिंग ऑफ रॉ food material, blanching, crushing, extraction and pulping of fruits, vegetables and other raw food products, drying, dehusking, dehulling, splitting, depoding and deseeding. Advanced techniques like color sorting, pulverization, extrusion, freeze drying and dehydration. Frying as part of processing for ready to eat food products. Pasteurization, homogenization, evaporations and concentration of food and dairy products. Integrated packaging lines specific to food processing unit approved under this scheme. Chemical preservation, pickling, fermentation and any other specialized food preservation technique. Individual quick freezing, blast freezing, plate freezing and spiral quick freezing. Controlled temperature transport like cooler, refrigerated, insulated and ventilated transport vehicles. Any other value addition, storage and transportation facility enhancing food product shelf life and quality। तो हमने जाना कि कौन सी प्रोसेस एंड एक्टिविटीज जो है वो एलिजिबल है फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए काफ़ी कैपिटल कॉस्ट इंकर करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि एमओएफपीए की जो सब्सिडी है, जो 35% से लेकर 50% तक की मिलती है, उसमें कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर का कौन सा कंपोनेंट है जिसके ऊपर सब्सिडी एलिजिबल है और कौन से जो कंपोनेंट है जो एलिजिबल नहीं है। आइए जानते हैं कि एलिजिबल जो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट है वो है टेक्निकल सिविल वर्क, मेन जो प्लांट एंड मशीनरी है वो,
और जो यूटिलिटीज़ होती है जैसे कि डीजल जनरेटर डीजी सेट है, अपना ईटीपी हो गया, आरओ प्लांट हो गया, बॉयलर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, तो काफ़ी जो ये यूटिलिटीज़ है जैसे कि कंट्रोल पैनल है, फोर्कलिफ्ट है, वे ब्रिज है, सोलर पैनल है, तो ये सारे जो यूटिलिटीज प्लांट एंड मशीनरी और टेक्निकल सिविल वर्क है वो एलिजिबल कंपोनेंट है। तो इसका जो टोटल खर्चा हम कर रहे हैं, जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए, उसके ऊपर 35% कैपिटल सब्सिडी या तो 50% कैपिटल सब्सिडी मिलती है। इनएलिजिबल कंपोनेंट जो है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर हम इंकर तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर एमओएफपीए की सब्सिडी नहीं मिलती है। जैसे कि हमने पूरा अपना फैक्ट्री बनाया फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, उसमें कंपाउंड वॉल है, इंटरनल रोड है, अप्रोच रोड है, सिक्योरिटी कैबिन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफिस है, या तो हमारा स्टाफ का स्टे करने के लिए स्टाफ क्वार्टर्स है। तो ये सारे जो बिल्डिंग कंपोनेंट है वो इनएलिजिबल है, इसके ऊपर एमओएफपीए की सब्सिडी नहीं मिलती है। उसके अलावा काफ़ी चीज़ है जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो गया, अपना सीसीटीवी का सेटअप हो गया, उसके अलावा हमने ट्रांसपोर्ट व्हीकल रखे हैं, या तो हमने जो भी मार्जिन मनी वर्किंग कैपिटल के लिए फंड रेज किया है, या तो मार्जिन मनी हमने डाला हुआ है, उसके ऊपर भी एमओएफपीए का सब्सिडी नहीं मिलता है। उसके अलावा काफ़ी जो खर्चे होते हैं जैसे कि हमने मशीनरी को रीपेंट करवाया, सेकंड हैंड मशीनरी ली तो सेकंड हैंड मशीनरी भी इसमें नहीं आती है, और कंट्रोल टेम्परेचर जो स्टैंड अलोन अलग से सेपरेट है तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं होगा, वो जॉइंट होना चाहिए प्रोसेस के साथ, यूनिट के साथ। और उसके अलावा हमने कोई कंसल्टेंसी फ़ी पे की है, कंटिजेंसी के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अलग से रखा हुआ है, या तो हमने कोई ऐसी टेक्निकल सर्विसेज ली है जिसके लिए हमने कोई पैसा पे किया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने पैसा पे किया हुआ है। तो एक सारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये इसके अंदर एमओएफपीए की सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती है। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम अगर नया फूड प्रोसेसिंग यूनिट कर रहे हैं तो उसमें कौन से एंटिटी में जाना चाहिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में जाना चाहिए। तो इसका आंसर ये रहता है कि भाई अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में जाओ, बिजनेस एंटिटी में जाना चाहते हो तो पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है, या तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कर सकते हो, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, आप एनजीओ भी बना सकते हो। तो काफ़ी जो ऑप्शंस है उसमें आपको सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर में भी मिलती है। गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो पीएसयू रहता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रहता है, उसमें भी गवर्नमेंट इसमें एमओएफपीए की सब्सिडी देती है। तो ये सारे बिजनेस एंटिटीज और इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको इसमें मिल सकती है सब्सिडी। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि हमारा जो अपकमिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो हम कहाँ पे करें, कौन से एरिया में करें, कौन से लोकेशन पे करें तो हमें ज़्यादा सब्सिडी मिल सकती है। तो बेसिकली इसमें कोई लोकेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आप जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेगा फूड पार्क है या तो एग्रो प्रोसेसिंग पार्क है उसमें आप कर सकते हो, या तो आउटसाइड कर सकते हो, एनीवेयर इन इंडिया आप यूनिट कर सकते हो, आपको इसमें सब्सिडी मिल जाएगी। खाली परसेंटेज ऑफ सब्सिडी जो है वो डिफर रहेगी, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि मैं जो नया यूनिट करने जा रहा हूँ या तो मैं एक्सपांसन कर रहा हूँ ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, उसमें मुझे एमओएफपीए की सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा प्रोजेक्ट है वो एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। तो इसके आंसर में मैं ये बताऊंगा कि आपको काफ़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लानिंग के टाइम पे आपको यह देखना पड़ेगा, जैसे कि एक है नेटवर्थ का क्राइटेरिया। अगर आपको जो सब्सिडी मिल रही है और आप जनरल एप्लीकेंट हो तो आपको 1.5 टाइम्स सब्सिडी के नेटवर्थ आपकी होनी चाहिए। अगर आपका 1.5 टाइम ऑफ सब्सिडी अमाउंट नहीं है नेटवर्थ तो आपको ये सब्सिडी नहीं मिल सकती है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो या तो बिजनेस एंटिटी है जिसमें SC/ST का 51% से ज़्यादा स्टेक है, तो ऐसे बिजनेस एंटिटी को, और जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है या तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर है उसको इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। उसमें सब्सिडी अमाउंट जितनी है उतनी उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए, और गवर्नमेंट या PSU यूनिट है उसको यहाँ पे कोई नेटवर्थ का क्राइटेरिया नहीं है, आपको नेटवर्थ का कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो टर्म लोन के आधार पे है कि आपका जो टर्म लोन है वो आपने कोई भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से लिया होना चाहिए। उसके अलावा नाबार्ड है, सिडबी है, किसी भी बैंक से लिया होना चाहिए। आपके सैंक्शन लेटर के अंदर लिखा होना चाहिए कि आपका फ्रेश यूनिट है या तो आप एक्सपांसन कर रहे हो,
और आपने जो सैंक्शन लिया हुआ है वो जो नोटिफिकेशन आया है, मैंने जो भी वीडियो में पहले बताया था कि 22 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन आया है, उससे पहले का सैंक्शन लेटर नहीं होना चाहिए, उसके बाद का सैंक्शन लेटर होना चाहिए। और 28 मार्च 2025 को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले का होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया टर्म लोन के लिए है। उसके अलावा कितने टर्म लोन चाहिए वो भी एक क्राइटेरिया है। अगर आप जनरल एरिया में यूनिट कर रहे हो तो आपको 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो टर्म लोन लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप टर्म लोन लिए बिना ओन फंड से अगर यूनिट कर रहे हो तो आपको एमओएफपीआई की सब्सिडी नहीं मिल सकती है। यानी कि आपको सब्सिडी अगर लेना है तो एटलीस्ट 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको टर्म लोन लेना है। और आप डिफ़िकल्ट एरिया में हो, डिफ़िकल्ट एरिया मतलब कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या तो पहाड़ी स्टेट्स है या आप ट्राइबल एरिया है या तो आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप एरिया है, तो इसमें अगर आप यूनिट कर रहे हो या तो आपका जो बिजनेस एंटिटी है उसमें SC/ST का 51% स्टेक है, यानी कि आपका SC/ST एंटिटी है, या तो आप FPO हो या तो आप SHG हो यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो। अगर इस टाइप का अगर आपका यूनिट है तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 10% टर्म लोन लेना पड़ेगा। विदाउट टर्म लोन यहाँ पे MOFPI की सब्सिडी नहीं मिलती है। दूसरा एक जो क्राइटेरिया है वो खास करके है अपना DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड बैंक अप्राइजल की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर आप खाली सैंक्शन लेटर या तो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर लिया तो आपका सब्सिडी सैंक्शन नहीं होगा। आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा और उसके आधार पे बैंक आपका टर्म लोन है वो सैंक्शन करेगी। और जो टर्म लोन सैंक्शन करने के लिए बैंक ने इंटरनल एक अप्राइजल रिपोर्ट बनाया होता है, वो अप्राइजल रिपोर्ट आपको DPR के साथ सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपका MOFPA का सब्सिडी आपको सैंक्शन मिलेगा। दूसरा एक जो क्राइटेरिया है वो इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए है, यानी कि आप जो फंड डाल रहे हो, यानी कि आप एज ए बिजनेस एंटिटी आप कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उस हिसाब से भी एक क्राइटेरिया देखा जाता है। अगर आप जनरल एरिया में हो तो आपको 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको इक्विटी डालना पड़ेगा। अगर आप डिफ़िकल्ट एरिया में हो, SC/ST यूनिट हो या तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर हो या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, तो आपको 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डालना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपने कॉस्ट कैपिटल कॉस्टिंग कर किया है उसके लिए अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो वो इक्विटी के लिए गिना नहीं जाएगा, आपका ओन इक्विटी इसमें चाहिए होगा। कैपिटल आपने जो भी इंट्रोड्यूस किया है ये प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए या तो एक्सपांसन करने के लिए, वो यहाँ पे गिना जाएगा। यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमम आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो मिनिमम 3 करोड़ से ऊपर होना चाहिए अगर आप जनरल एरिया में है। अगर आप डिफ़िकल्ट एरिया में हो या तो SC/ST ऑर्गेनाइजेशन हो या तो आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर हो या तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 1 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। 1 करोड़ और 3 करोड़ का ये जो क्राइटेरिया है वही यूनिट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल है, उनको ही MOFPA का सब्सिडी मिलेगा। मेजर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन हम कितनी कर सकते हैं। तो एक एंटिटी एक ही एप्लीकेशन कर सकती है। एक जो नोटिफिकेशन आया है 22 जनवरी 2025 के बाद, उसमें हम एक ही एंटिटी एक ही एप्लीकेशन कर पाएगी। अगर आप मेगा फूड पार्क के प्रमोटर हो तो आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक से ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा जनरल जो एंटिटीज़ है वो एक ही एप्लीकेशन कर सकती है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूनिट का एक क्वेश्चन रहता है कि हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए। आप एक्सपांसन के लिए अप्लाई कर सकते हो 28 मार्च 2025 से पहले। और दूसरा एक जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपने MOFPA में पहले भी सब्सिडी का लाभ लिया हुआ है, बेनिफिट लिया हुआ है, या तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की कोई भी स्कीम में लाभ लिया हुआ है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि आपने अगर लास्ट 2 साल के अंदर बेनिफिट लिया हुआ है तो आपको इसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर बिफोर आपने 2 ईयर्स अगर बेनिफिट लिया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 2 साल के पहले ही लिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा एक क्राइटेरिया ये है कि 10 साल के अंदर आपको कोई भी 2 प्रोजेक्ट इसमें एलिजिबल मिल सकते हैं, MOFPA की सब्सिडी हो या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की कोई भी स्कीम हो। अगर आप ये MOFPA की सब्सिडी के लिए आवेदन देते हो, एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको एक फीस भरनी पड़ेगी। आपको जनरल जो एप्लीकेंट है उसके लिए 20,000 रुपया नॉन रिफंडेबल फीस है और SC/ST एप्लीकेंट के लिए 15,000 नॉन रिफंडेबल फीस है। तो ये फीस आपको पे एंड अकाउंट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज न्यू दिल्ली के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट निकालना पड़ेगा और विथ एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के 7 दिन के अंदर आपको न्यू दिल्ली जो MOFPA के ऑफिस है वहाँ पे आपको पहुँचाना पड़ेगा विद इन 7 डेज।
और आपको एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी भी देनी पड़ेगी। अगर आपका ये एप्लीकेशन, आपका आवेदन अगर अप्रूव होता है तो आपको एक अप्रूवल लेटर मिलेगा विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो अप्रूवल लेटर मिलने के 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर आपको एक बैंक गारंटी देनी पड़ेगी 5% ऑफ सब्सिडी अमाउंट। जो भी आपको सब्सिडी मिल रही है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके 5% आपको बैंक गारंटी सबमिट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने कोई जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है एप्लीकेशन में वो फॉल्स निकली, या आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी एप्लीकेशन के टाइम पे, या तो आपने प्रोजेक्ट ही स्टार्ट नहीं किया, तो अपने विद इन टाइमलाइन, जो अप्रूवल लेटर के अंदर टाइमलाइन दी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो टाइमलाइन के अंदर अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया हुआ है, या तो आपने प्रोजेक्ट विड्रॉ कर लिया, कभी ये प्रोजेक्ट हमें नहीं करना है, तो जो भी प्रोसेस गवर्नमेंट ने की है उसके लिए आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, और वो बैंक गारंटी वहाँ पे फॉरफिट हो जाएगी अगर आपने प्रोजेक्ट कैंसिल किया, या तो जो टर्म्स कंडीशन है वो फुलफिल नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया, या तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो कहीं ना कहीं गलत दी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। MOPS सब्सिडी की एप्लीकेशन कैसे की जाए उसके ऊपर हम बात करते हैं। खास करके आपका संपदा पोर्टल दिया गया है, इसके ऊपर आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है बिफोर 28 मार्च 2025। आपको फिजिकल एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, और वो एक्सेप्ट भी नहीं की जाएगी। आपने एप्लीकेशन कर दी उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। वो उसका मेरिट देखा जाएगा, कंप्लायंसेस देखा जाएगा, उसका एक क्राइटेरिया भी रहता है उसको इवेल्युएट करने का, तो वो डिपार्टमेंट देख लेगी अपने साइड से और आपको अप्रूवल लेटर देंगे। उसके अलावा आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट रीजनल लैंग्वेज में है, या तो आप मान लो गुजरात से हो तो गुजराती लैंग्वेज में होगा, जो भी स्टेट से हो आप उस हिसाब से रीजनल आपका डॉक्यूमेंट है तो उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद उसको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के एप्लीकेशन करनी है। और इसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है, जिसके अंदर फिनेंशियल एंड टेक्निकल प्रोफाइल आ जानी चाहिए। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के बारे में पूरी डिटेल आपके प्रोजेक्ट के एरिया के आधार से आ जानी चाहिए। प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है आपका प्रपोज प्रोडक्ट के लिए, वो आपको इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है, डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी DPR के अंदर। टेक्नोलॉजी प्रपोज किया है, आप कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं वो भी इसमें आपको प्रपोज करना पड़ेगा। फिनेंशियल एस्टिमेट्स क्या है, इंक्लूडिंग आपका लाइक ROI क्या आएगा, IRR क्या आएगा, पे बैक पीरियड कितना रहेगा, मतलब जो भी आपका DPR है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट आने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाना चाहिए, अपना प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आ जाना चाहिए, एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आ जाना चाहिए कि भाई आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितनी जॉब क्रिएट करोगे, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे आप। नंबर ऑफ फार्मर एस्टिमेटेड टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ये भी आ जाना चाहिए कि भाई आपने कितने फार्मर को इससे बेनिफिट, अब जो भी रॉ मटेरियल परचेज करोगे वो कहीं ना कहीं आप फार्मर से, लोकल फार्मर से करोगे। तो ये सारी चीज़ आपके DPR में आ जानी चाहिए। आपको फिनेंशियल एंड बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं, उसमें CA या तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसका एक सर्टिफिकेट लगेगा आपकी नेटवर्थ को सपोर्टिंग। जैसे ही मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि आपको नेटवर्थ एक जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए 1.5 या तो 1 टाइम, जो भी आपकी कैटेगरी ऑफ एप्लीकांट है उस हिसाब से। तो CA का सर्टिफिकेट चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए, फाइनल टर्म लोन सैंक्शन लेटर चाहिए, जैसे हमने समझा था कि नाबार्ड का या सिडबी का या तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो भी है उसका एक सैंक्शन लेटर चाहिए। सैंक्शन लेटर आपका 22/1/2025 के बाद का होना चाहिए, और 28 मार्च 2025 से पहले का होना चाहिए। एक डिटेल अप्राइजल नोट भी आपको सबमिट करने पड़ेगी, जो आपकी बैंक आपको देगी। सैंक्शन के साथ में आपको एक अप्राइजल नोट दिया जाएगा, वो भी आपको सबमिट करना है। खाली आप DPR साइन करवा के दे दोगे, या तो टेक्निकल जो भी TV रहता है वो आप बैंक से साइन करवा के दोगे तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। प्रूफ ऑफ फीस सबमिशन, जैसे मैंने बताया कि 20,000 या तो 15,000 जो भी आपको लग रहा है, वो आपने जो फीस पे किया है उसका DD जो आप सबमिट कर रहे हो वो DD का प्रूफ है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा।
लीगल एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपका, जो भी इनकॉर्पोरेशन है, जैसे आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाया, पार्टनरशिप बनाया, एलएलपी बनाया, प्राइवेट लिमिटेड बनाया, या तो आपने पब्लिक लिमिटेड जो भी कंपनी बनाया है, उसके हिसाब से आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, बाई लॉज होगा, या तो पार्टनरशिप डीड होगी, जो भी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से जो लीगल डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, वो अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे पान कार्ड, टान नंबर, SC ST का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, या तो IME रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। आपका प्रमोटर्स का क्या बैकग्राउंड है, क्या उनका बायोडाटा है, क्या एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, क्या एजुकेशन है, वो सारा एक प्रोफाइल आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फिनेंशियल एंड टैक्सेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, यानी कि आपका जो फॉर्म है, आपकी जो फॉर्म अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, पुरानी है तो आपको लास्ट 2 साल की फिनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट और जो भी IT रिटर्न्स फाइल किए हुए वो देने पड़ेंगे। यहाँ पे लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे, लाइक आपका लैंड है वो लीज होल्ड है या तो आपका ओन है। अगर लीज होल्ड है तो आपको लीज डीड सबमिट करना पड़ेगा, वो भी मिनिमम 15 साल का होना चाहिए। या तो आपका ओन लैंड है तो आपको एक सेल डीड सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपलोड करनी पड़ेगी इसके एप्लीकेशन के साथ साथ में। सारी जो भी है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। रीजनल लैंग्वेज में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करना है। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी जो आप डाल रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए, यानी कि आपने कहाँ से प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो, वो सप्लायर और डीलर का कोटेशंस चाहिए। ओरिजिनल जो भी OEM जो है उसका आपको कोटेशन चाहिए। CA सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी इसमें काफ़ी फॉर्मेट दिए गए हैं पॉलिसी के अंतर्गत, गाइडलाइन के अंतर्गत, तो सारे फॉर्मेट्स, जो कुछ फॉर्मेट है वो CA सर्टिफाइड चाहिए, कुछ फॉर्मेट है वो सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह है, तो वो आपको सेल्फ सर्टिफाइड करके सबमिट करने हैं। उसके अलावा आपने जो भी GST रजिस्ट्रेशन लिया है, जो भी आपने दूसरा रजिस्ट्रेशन कुछ लिया है, तो वो सबमिट करना है। इसके अलावा अंडरटेकिंग एंड एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो फॉर्मेट के हिसाब से मैंने जैसे बताया उसको आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो प्रॉपर एक इंडेक्स बनाया जाए। इसमें मैंने जैसे बताया कि रजिस्ट्रेशन के प्रूफ हो गए, लैंड के रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए, या तो बिजनेस रिलेटेड प्रूफ हो गए, अपने फाइनेंशियल प्रूफ हो गए, तो सारे प्रूफ का जो लिस्ट बनेगा, फाइल बनेगी, वो एक इंडेक्स के तौर पे हो, सबका पेज का नंबरिंग दिया गया हो। अगर सिस्टमेटिक वे से अगर आप एप्लीकेशन करोगे तो चांसेस है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। अगर यहाँ पे आपने कुछ गलती कर दी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, या तो कुछ गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, या तो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो नहीं कर पाए आप, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांस है यहाँ पे। तो आपको ये डॉक्यूमेंट पार्ट काफ़ी देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपने जो एप्लीकेशन संपदा पोर्टल पे की है उसको प्रोसेस करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी और एक प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी होती है। आपको इसमें मार्किंग सिस्टम दी जाती है। आपकी एप्लीकेशन के आधार पे आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 60% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे, और SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो एप्लीकेशन में तो आपको 45% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ये मार्किंग सिस्टम के आधार पे आपको या तो अप्रूवल लेटर दिया जाएगा या तो रिजेक्शन लेटर दिया जा सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आप अपील भी कर सकते हो, वो प्रोसीजर भी एक अलग से है। और फाइनली जो भी डिसीजन रहेगा वो MOPA का फाइनल डिसीजन रहेगा, या तो आपको सब्सिडी अप्रूव होगा या तो रिजेक्ट होगा। अगर आपका सब्सिडी अप्रूव हो जाता है तो उसके अंदर एक आपको अप्रूवल लेटर मिलेगा। वो अप्रूवल लेटर में पूरा टर्म्स कंडीशन है, उसके आधार पे आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंडीशन के आधार पे आपको करनी पड़ेगी। टाइमलाइन में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, या तो आपको कुछ एफिडेविट्स है, कुछ फॉर्मेट है, कुछ CA सर्टिफिकेट है, वो सबमिट करने पड़ेंगे। यहाँ पे वो अप्रूवल लेटर के अंदर पूरा लिखा होगा एज अ टर्म्स कंडीशन। MOPA सब्सिडी में परसेंटेज ऑफ सब्सिडी क्या है और मैक्सिमम लिमिट क्या है, आइए समझते हैं। अगर आप जनरल एप्लीकेंट हो तो 35% ऑफ एलिजिबल जो कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के, उसके ऊपर आपको 35% मिलेगी, मैक्सिमम 5 करोड़ मिलेगी। अगर आप डिफिकल्ट एरिया में प्रोजेक्ट कर रहे हो, या तो SC ST एप्लीकेंट हो, या तो आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर हो, या तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, तो आपको 50% ऑफ जो एलिजिबल कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी, और महत्तम मैक्सिमम 5 करोड़ मिलेगी। अगर आपने अप्रूवल लेने के बाद अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो अब
अपग्रेड होता है यानी कि बढ़ता है, आपको ज़्यादा पैसा आपने खर्च कर दिया इसके ऊपर, तो आपको ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। जो अप्रूवल लेटर में दिया गया है उसके ऊपर ही आपको उतना ही सब्सिडी मिलेगा। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम होता है, डाउनग्रेड होता है, तो आपको उसके ऊपर जो प्रोपोर्शनली डाउन हुआ है, कम हुआ है अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, उसके आधार से इतना सब्सिडी कम होगा। और आपने अगर आपको अप्रूवल लेटर मिला, उससे पहले कुछ खर्चा कर दिया है, उससे पहले कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। आपको अप्रूवल लेटर आने के बाद ही काम चालू करना चाहिए। तो आपको जो एप्लीकेशन आप कर रहे हो वो एकदम परफेक्टली डीपीआर बनाओ, प्रोजेक्शन एकदम परफेक्टली करना पड़ेगा, और उसके आधार पे आप एप्लीकेशन करो, और उसके आधार पे आपको अप्रूवल लेटर मिलेगा। और उसके बाद आप जैसे अप्रूवल लेटर मिले उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन या तो जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो स्टार्ट करो, तो आपको पूरा जो बेनिफिट है, चाहे वो 35% हो या 50% हो, 5 करोड़ की लिमिट में आपको पूरा मिलेगा। एमओएफपीए सब्सिडी के अंतर्गत डवटेलिंग करके एक असिस्टेंट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आपको मोर देन वन सब्सिडी मिल रहा है, यानी कि आप एमओएफपीए में भी अप्लाई कर रहे हो और दूसरा कहीं से भी दूसरी जो भी स्कीम है उसके अंतर्गत भी अगर आपको सब्सिडी मिल रही है, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले उसके लिए और आपका प्रोजेक्ट है वायबल हो, इसके लिए एक कंसेप्ट दिया गया है। आपको जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो उसके अंदर आपको सारे जो भी सोर्सेस है सब्सिडी के वो मेंशन करने पड़ेंगे यहाँ पे। और एजेंसी एमओएफपीआई की जो भी एजेंसी है वो भी खुद अपने साइड से ये क्लियर करके आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगी। तो ये जो सारी स्कीम है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइज, पीएम एफएमई, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर्स, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और उसके अदर जो सब स्कीम्स है जो हमने पहले ही बताया था, स्टेट स्पेसिफिक सब्सिडी स्कीम फॉर एग्रो प्रोसेसिंग, फिनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम नाबार्ड और सिडबी फॉर एग्री बेस्ड यूनिट, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी की स्कीम है वो भी आप इसमें ले सकते हो। जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल डेट के 18 महीने के अंदर आपको ये जो आपका प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑपरेशन में लाना पड़ेगा। अगर कुछ डिले होता है तो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और डिले पीरियड के लिए 1% से लेकर 10% तक का आपका सब्सिडी अमाउंट रिड्यूस होगा। अगर फोर्स मेजर के कारण जैसे कि कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, पेंडेमिक लाइक कोविड-19 हो गया, तो उसमें आपका कोई सब्सिडी कट नहीं होगा। अप्रूवल मिलने के बाद अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, लाइक कंस्टिट्यूशन में कुछ चेंज हुआ, शेयर होल्डिंग में कुछ चेंज हुआ, या तो आपने बैंक ही चेंज कर दी, जो आपने सैंक्शन लेटर दिया था वो बैंक से अब आप फंड नहीं ले रहे हो, या तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो एलिजिबल है उसमें कुछ चेंज हुआ, मेजर टेक्नोलॉजी में या तो जो आपकी प्रोसेस थी उसमें आपने कुछ चेंज किया, या तो मीन्स ऑफ फाइनेंस यानी कि आप जो जितना अमाउंट का लोन ले रहे थे या तो आप ओन फंड डाल रहे थे वो चेंज हुआ, तो कुछ भी अगर चेंज होता है तो आपको प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकते हो। एमओपीए सब्सिडी रिलीज कैसे होती है, आपको पैसा मिलेगा कैसे, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको ये जो सब्सिडी है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन विद इन 9 मंथ, दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है वो 18 महीने के अंदर मिलेगी। तो आपको टोटल 2 इंस्टॉलमेंट में सब्सिडी मिलेगी। आपको एक क्लेम करना पड़ेगा, और क्लेम के अगेंस्ट में एमओएफपीआई की जो अपॉइंटेड एजेंसी है वो आपको विजिट करेगी, उसके ऑफिशियल्स है वो आपका यूनिट विजिट करेगी, उनका रिपोर्ट सबमिट होगा, उसके बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज होगा, और सेम वे दूसरा इंस्टॉलमेंट भी रिलीज होगा। इसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर जो आपने इंकर किया है उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी सीए सर्टिफिकेट से डॉक्यूमेंटेशन है, आपने जो कॉस्ट इंकर किया हुआ है उसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ेगा। ये पूरी प्रोसेस करोगे तो 2 इंस्टॉलमेंट में आपको ये सब्सिडी जो अप्रूव्ड हुई है वो आपको मिल जाएगी। आज हमने जाना कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की सब स्कीम यानी कि क्रिएशन एक्सपांशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी के अंतर्गत हमें कितनी सब्सिडी मिलती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिटेल में हमने आज डिस्कशन किया। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारी एक्सपर्ट टीम आपको रिप्लाई देगी। अगर कुछ डिटेल में जानना है, एप्लीकेशन की प्रोसीजर करवानी है, तो आप हमें दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। हमारी टीम आपको इसमें भी हेल्पफुल होगी और आपका जो एप्लीकेशन है वो करके देगी। मैं हूँ राजेश सवनिया, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एड्रोड कॉर्पोरेशन, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग सब्सिडी एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस कंसल्टेंसी फर्म।